वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आ, आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का परिचय करा दूं। गायत्री रानी जी जो दिल्ली से जुड़ी हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल में। हमारे साथ रोशनी देवी जी जुड़ी हुई हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यमुना रावत जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। संतोष बंसल जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजेंद्र सिंह जी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। संतोष साहू जी जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एमडी मुस्तकीम साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के विषय को लेकर हम सबसे पहले जितने भी खास होस्ट हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि भारत की राजधानी कहे जाने वाले दिल्ली में 9 साल की नाबालिग बिटिया के साथ जो जिंदगी हुई है, उसको लेकर पूरे देश में और दिल्ली में बहुत बड़ा रोष है। और वहाँ सड़कों पे उतरकर हमारे बेटियां, हमारे बच्चे, हमारी माताएं वहाँ पे आंदोलनरत हैं, उसको न्याय देने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। और इसी पर हम खास चर्चा करने के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज हम फिर से दोबारा रूबरू हुए हैं। कल भी हम लोगों ने इसकी चर्चा की। हम सभी मेहमानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी कीमती समय देकर उस बेटी के लिए आज आप लोगों ने अपना समय निकाला। और इस पर हम बहुत सारगर्भित और संवैधानिक रूप से हम चर्चा करेंगे। इसको लेकर हम आज महत्वपूर्ण मीटिंग हम लोगों ने रखा है, इसको डिबेट रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी महिला समाज या हमारे बहन हैं, हमारी बेटियां हैं, जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में खास चर्चा करने के लिए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं वासव मानतो चैनल की ओर से। और सबसे पहले हम आज की इस खास चर्चा को, डिबेट को शुरू करने से पहले मैं रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, आप दिल्ली में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कल रात्रि को आपने उन पीड़ित परिवारों के लोगों, परिजनों से मिला, वहां घटना स्थल गई। तो पहले आप वहाँ की स्थिति, ताजा हालात के बारे में हमारे देखने सुनने वाले को बताएं। और वहाँ पे आप लोगों ने मिल करके वहाँ क्या स्थिति हुआ, क्या आप लोगों को जानकारी हासिल हुई? रोशनी जी। नमो बुद्धाय सर। जी, जय भीम। जय भीम सर। सर, वहाँ की स्थिति, वहाँ का मामला इतना गरमाया हुआ है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की गई है। अगर कोई बड़ी लड़की होती तो उसे ये कहा जा सकता था कि अश्लीलता से कपड़े ऐसे पहने थे गंदे, इसलिए ऐसा हुआ। इतनी छोटी बच्ची जो 9 साल की है, जो अपना दुख भी नहीं बता पाई कि मुझे क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ, कुछ नहीं, उसको जिंदा ही जला दिया लोगों ने। वहाँ की हालत देख के इतना दुख हुआ कि आज भी इस समाज में बेटियों की कोई कदर नहीं है। बेटी चाहे एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, माइनॉरिटी की हो, बेटी बेटी है, भारत की बेटी है। तो इतना बुरा लग रहा था वहां देख के कि हर आदमी की आंख में आंसू थे और हमारी लोगों की भी आंख में आंसू थे। हम वहां पर महिलाएं भी थी हमारी साथ में और पुरुष भी थे। मन तो ऐसा कर रहा था कि अगर बंदा सामने हो जिसने ऐसा किया है तो उसको टुकड़े टुकड़े कर डाले, मगर कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। जी, बहरहाल हम आपके पास फिर से लौटेंगे। रोशनी जी, आपने मार्मिक शब्दों में वहाँ की घटना को आपने बयान किया है। हम बारी बारी से सभी से बात करेंगे। मैं गायत्री रानी जी के पास जाना चाहूंगा। गायत्री रानी जी, अपनी आवाज को इम्यूट करें। जी। आप भी दिल्ली में हैं और वहाँ की ताजा हालात के बारे में आप रूबरू हुई हैं। तो जैसा कि रोशनी जी ने कहा कि वहाँ के हालात को मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों से मिली। गायत्री जी। सर, मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना बुरा उन्होंने पाप किया है। आजकल कितना, मतलब सोचने वाली बात ये है कि आप कल का जो माहौल था वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही
भयानक और बहुत ही आंखों को मतलब मुश्किल, देखना भी मुश्किल था। इतना बुरा हाल था। उसको जिंदा जला दिया लड़की को। छोटी सी बच्ची है वो, भारत की बेटी है, हमारी अपनी बेटी है, उसको जिंदा जला दिया। उसको फिर बचाने मतलब निकालने की कोशिश करी। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है, जो अपराधी हैं पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। क्योंकि अगर पुलिस होती वहां पर और पुलिस की चल रही होती वहां पर, तो हो सकता है ये इतना जघन्य अपराध जो हुआ है वो इतने हद तक नहीं जाता। वैसे तो 9 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची बहुत छोटी बच्ची है। ये तो मतलब शर्मनाक, बहुत ही कहना चाहिए कि शर्मनाक घटना है। यहाँ पर अभी भी कहने को यहाँ पर सब कुछ है, दिल्ली में सब पढ़े लिखे लोग अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं, अपने आप को जातिवाद के नाम पर ऊंचा बताते हैं, लेकिन उनको शर्म से डूब जाना चाहिए कि अगर वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उस छोटे से बच्चे को ये नहीं पता कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, पानी पीने का लेने जा रही हूँ, वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी। उसके माता पिता इतनी बुरी हालत में हैं और मतलब मैं बता नहीं सकती कि उनके परिवार की क्या हालत है। अब वो तो बच्ची चली गई ना इस दुनिया से, कितना उसने जाने से पहले दुख देखा होगा, शरीर में कितनी तकलीफ सही होगी। अगर मतलब यही तकलीफ, अगर भारत का कानून ऐसा हो कि यही तकलीफ सबके सामने जैसे उसको दी गई और वैसे ही उसको जो अपराध कर रहा है उनको दी जाए, तो हो सकता है भारत के मतलब लोगों के मन में ये डर बैठे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोज भारत में ऐसा होगा। मैं कहती हूँ ऐसा हर रोज होगा और होता है। ये तो पता चल गया, वरना तो पता ही नहीं चलता। काफी जगह तो पता ही नहीं चलता। बहुत अपराध हो रहे हैं लेकिन ये नजरों में आ गया है तो पता चल गया है, वरना तो गांव में इधर उधर बात को दबा देते हैं। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला 4-5 लोगों ने दरिंदगी करी है और मैं ये चाहती हूँ उनको फांसी की सजा मिले, उनको न्याय मिले। लड़की जिसकी एक ही बेटी थी उनको, और उनके माँ बाप का बहुत बुरा हाल था। सर आप यकीन नहीं मानोगे, उनके माँ बाप का ऐसा बुरा हाल था। और एक ही मतलब एक सिंगल चाइल्ड उनके पास, और वो भी मतलब इतनी बुरी हालत में, इतनी बुरी हालत में उसकी मौत हुई है। उसको मतलब निकाल रहे हैं, चिता पे से उसको निकाल रहे हैं, वो भी मतलब नहीं निकालने दे रहे हैं। क्या देखो क्या समय आ गया। मुझे खुद को मतलब कि मेरे अभी भी मेरा दिल कांप रहा है, उसको सोच करके कांप रहा है कि क्या उसके साथ हुआ। जी गायत्री रानी जी, आपने मार्मिक शब्दों में उस बेटी के दर्द को बयां किया है जिसे हम दिल में महसूस कर सकते हैं। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। यमुना रावत जी जुड़ी हुई हैं। यमुना रावत जी, आप भी मेरे ख्याल से दिल्ली से हैं और वहाँ के हालात के बारे में आपने भी अपनी आंखों से इस बात को देखा है, महसूस किया है। एक बेटी होने के नाते इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे, यमुना रावत जी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिसने काम किया उसको फांसी की सजा हो और उन लोगों को न्याय मिले। तो चाहे किसी की भी बेटी हमारी बेटी होगी, और हमें लगता है कि महिलाओं का एक संगठन होना चाहिए। जो भी ये काम करता है ना, तो उसके साथ मतलब सजा होनी चाहिए उन लोगों को। तो हम लोग एकजुट होके काम करे और एक साथ जुड़े और उन लोगों को जो उनके माँ बाप को न्याय मिले। लड़की तो रही नहीं, लड़की के माँ बाप को तभी शांति मिलेगी जब इन दरिंदों को मतलब फांसी। जी बहुत शुक्रिया यमुना रावत जी। आपके पास फिर हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ संतोष बंसल जी जुड़ी हुए। संतोष बंसल जी, अपनी आवाज को इम्यूट करें, अपनी आवाज को इम्यूट करें कैमरा से। अपनी आवाज इम्यूट करें जी। हेलो सर। जी संतोष जी, आप बहुत स्वागत है। आप हमारी आवाज को सुन रही हैं? जी सर, आप सभी को मेरी नमस्ते सर। जो अभी हमारी रोशनी जी ने, गायत्री जी ने और यमुना जी ने जो अपनी बातें कही है, आप भी एक महिला हैं, आप भी कोई बेटी या उसके माँ हैं
और भारत में हर माँ कि कोई न कोई पुरुष का जन्मदाता है, और इस नाबालिग बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, इस संदर्भ में आपका क्या बयान है? क्या हमारे इस दुख भरी दास्तां को लेकर आपके मन में क्या विचार है, उसे हमें शेयर करें। सर कल मैं और रोशनी जी मैम दोनों साथ ही थे उस समय वहां पर, और वहां पे हमने आंखों देखा हाल देखा, और हमें बहुत बुरा लगा कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ। जिसकी बेटी के साथ ये हुआ उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीती। और जो लोग देख रहे थे वहां पे वो लोग भी बहुत परेशान थे, हताश थे। ऐसा एक जरा सी बच्ची के साथ हुआ कि जिस तरह एक बेटी और वो भी उसकी इकलौती बच्ची, सोचो उस माँ के दिल पे क्या बीती है जी। और उन पेरेंट्स पे क्या बीती। और जो देख रहे थे वो लोग भी परेशान थे ये सब देख करके कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए सर वहां पे। तो मैं तो यही कहूंगी इसको जो भी है उस बंदे को सजा देनी चाहिए। उस आदमी ने अच्छा काम नहीं किया, और जिन लोगों ने उस बच्ची के साथ किया, जिससे और लोगों को भी ये सबक मिले कि ये ना मैं ये काम करने से हम सोचे कि ऐसा कभी किसी बच्चे के साथ ना करें। जी, तो यही बहुत मेरी शुक्रिया जैसे कोर्ट पे केस चलना चाहिए और जल्दी से उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जी। संतोष बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वहां घटना स्थल गई थी, आप लोगों ने टीम बना करके आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है उस परिवार के लिए। उस दुख भरी दास्तां को लेकर आप लोगों ने घटना स्थल का दौरा किया और जायजा लिया, और हमारे साथ आज हमारे देखने सुनने वालों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इस बात की डिबेट को लेकर पहुंचा रही है। मैं एडवोकेट संतोष साहू साहब के पास लौटना चाहूंगा, जो एक छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और ओबीसी समाज से जुड़े हुए हैं, और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, उनके साथ में लगातार ऐसी सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। संतोष साहू साहब अपनी आवाज को म्यूट करें। जी, संतोष साहू साहब, अभी जो जितने भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ करके जो घटना स्थल का, ये दिल्ली में रहती हैं और सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, तो ये सब लोगों ने कल बहुत मेहनत करके उस घटना स्थल का दौरा किया, पीड़ितों से, परिजनों से, उनकी माँ से मिले, और वहां से आकर के हमारे आज इस चैनल में रूबरू होकर के हमारे देखने सुनने वालों को बता रही हैं घटना स्थल की जो जानकारी है। तो इस संदर्भ में जो अभी हमारी इन बहनों ने जो बातें वहां से कही है, और वो बहुत दर्दनाक है, वो विभत्स घटना है। इस घटना को लेकर जो सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, जो दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे राष्ट्रपति का, पूरा केंद्र सरकार का और वहाँ के दिल्ली राज्य का पूरा कानून व्यवस्था है वहाँ, और ऐसे राजधानी के अंदर में एक दलित समाज की अनुसूचित जाति की बेटी के साथ ऐसा घटना घटित होना कितना दुर्भाग्यजनक है। इस संदर्भ में अपनी बात रखें संतोष साहू साहब। दिल्ली के अंदर जो घटना घटा है, जो बातें अभी मैं सुना, सर्वप्रथम मैं इस विभत्स दुर्घटना की शिकार हुई उस नन्ही सी बच्ची को मैं विनम्र अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इस दुख की घड़ी में उसके माता पिता को ईश्वर ताकत दे इस दुख को सहने के लिए। और अभी जो बातें हुई, किस तरीके से एक बच्ची भारत की राजधानी दिल्ली में पीने का पानी, वो भी शमशान घाट में लेने जाना पड़ रहा है, और वहां पानी लेने गई बच्ची के साथ शमशान घाट के में जो पुजारी बैठे हैं, वो लोग बच्ची के साथ जो कुकृत्य किए हैं, इसके बारे में कोई शब्द नहीं है कि ऐसा कितना और नीचे लोग गिरेंगे। इस देश में ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, मूलतः ये एक विचारधारा के कारण हो रहा है। इस देश में ऊंच नीच का जो भाव है, वो भाव में इतने बड़े बड़े, इतने विभत्स, क्रूर, जघन्य हत्याएं
और अपराध हो रहे हैं, फिर भी जाति आधारित बातों की वजह से जो न्याय के लिए लोगों को सड़कों पे आना चाहिए वो लोग आज देखिए देश में कम ज्यादा कई घटनाएं हुई, पूरे देश के लोग सड़कों पे आते हैं। आज जो बातें इतना जघन्य अपराध हुआ है देश में, जिस तरीके से इसको लेके विरोध होना चाहिए, सरकार का कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी सवाल है। खुद दिल्ली में जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं और उनके नाक के नीचे इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो नैतिक रूप से उन सभी लोगों को इस घटना को लेकर जो न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो सड़कों पे दिखाई देना चाहिए। पर अभी आप देख लीजिए कि पूरे देश में कम ज्यादा बस सीमित प्रतिक्रियाएं हैं, और ये जब भी बड़ा घटना हो रहा है लोग सड़कों पे आते हैं, चले जाते हैं, पर सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा। और इस देश में एक तरफ हम महिलाओं को इतना इज्जत देते हैं, ऐसी बातें हैं, हम देवियों की पूजा करते हैं, जगह जगह हमारे धार्मिक जो इष्ट देव हैं उनका कितना पूजा अर्चना किया जाता है, पर एक तरफ जीवित इंसान और बच्ची के साथ क्या हो रहा है। आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो छोटे छोटे बच्चों तक को, ऐसे तो पशु भी नहीं कर सकते जो इंसान करने में आमादा हैं। तो बहुत सोचने की बात है कि आखिर इस देश में ये क्या हो रहा है। क्या ये जातिगत लड़ाई हो रही है, ये नस्लगत लड़ाई हो रही है। कितना भी जगह अपराध करो और उसको ऊंच और नीचे का बात बोल के और उसको दफन कर दो। इस देश में इतने पुलिस हैं, फोर्स हैं, न्यायालयीन व्यवस्था है, सब व्यवस्था के बावजूद भी आखिर ये अपराध दिन दुना रात चौगुना क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है? इसके ऊपर भारत के सभी बुद्धिजीवी, हित चिंतक, समाज सेवी सभी लोगों को सोचने की बात है। और भारत में महिलाओं को लेकर एक कोई नया मामला नहीं है। अगर इतिहास को खंगालें तो इस देश में एक तरफ हम जरूर कहते हैं कि पृथ्वी से भी बड़ी गरिमा का जगह हमारी माँ को है, लेकिन दूसरी तरफ आप व्यवहार में उसको देखिए, ये सदियों से क्या हो रहा है देश के अंदर। और एक खास विचारधारा के लोग देश की महिलाओं के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर जो ये ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, वो मानसिकता को समझना जरूरी है। तो कौन सी विचारधारा है कि महिलाओं को हर समय सिर्फ दरिंदगी का सामना उनको करना पड़ रहा है, और कानून बनते हैं, कानून बन रहे हैं, पर जिस हिसाब से सजा होना चाहिए अपराधी को हो भी रहा है इंसाफ, लेकिन ये क्यों नहीं रुक रहा है? बहुत सोचने की बात है। और उस बेटी के साथ इतना विभत्स जो मामला, जैसा कि सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बातें छन के आ रही हैं, ऐसा तो एक हम इस देश के लोग हैं, अगर देश के लोग ना भी हो, अगर विदेश से भी भारत में सरकार की अनुमति से आए हैं, तो ऐसा जघन्य अपराध कैसे हो सकता है? मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल के माध्यम से ऐसे दरिंदे जो पशु से भी गए गुजरे लोग हैं, इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर बहुत जल्द सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करती हूँ। धन्यवाद जी। हमारे साथ बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। हमारे साथ अमेरिका से जसवीर भाटिया साहब जुड़े हैं। भाटिया साहब, बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं जो दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों ने मिलकर के सामूहिक रूप से इस घटना स्थल का दौरा भी किया है और पीड़ित परिजनों से, इनकी मां से भी मिल के आए हैं। तो भाटिया साहब, अभी आपने सभी की बातों को सुना बहुत गंभीरता से। तो जिस दिन से आप एक अमेरिका जैसे वैश्विक देश में रहते हैं, तो भारत में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में, या अभी जो ये घटना घटी है दिल्ली के राजधानी जैसे जगह में, इस पर आप इस बाबत अपने विचार रखें हमारे देखने सुनने वालों को। जसवीर भाटिया साहब।
भाटिया साहब अपनी आवाज को म्यूट करें। जी हाँ, सबसे पहले सभी बहन भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। अभी जो साहू साहब ने कहा, मैं अभी भी जुड़ा हूँ, बाकी मैंने वीडियोस देखे हैं, अभी भी वीडियोस आ रहे हैं मुझे। हम इतना दुखी हुए हैं कल से कि हमारे देश की मानसिक अवस्था को क्या हो गया, कहाँ गए हैं ये लोगों की। इतना धर्म प्रचार, इतना मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चारों तरफ धर्म का नारे हैं, और इंसान की मानसिकता क्या हो गई है। कहां पर पशु, अभी साहू जी ने कहा ये पशु भी ऐसा नहीं करते, ठीक खाए खा, 100% जो उन्होंने कहा है मैं उनसे सहमत हूं। बड़े ही शोकजनक ये जो घटना हुई है, किसी एक निर्दोष बच्ची की जान दे देना इस तरह से, बड़ा एक दरिद्र का काम है, बड़ा एक पशु का एक काम है। पशु है, मुझे याद आ जाती है गुरु नानक की वाणी में से उस समय के हालात। 1500% में कहा उन्होंने, राजेश ही मुकद्दम कुत्ते, और अपने साथी को कहा कूड़ पिड़े प्रधान में ला लो, कि देश की ये हालत हो गई है कि जो राजे हैं वो शी हैं। शी के मतलब सिख जो शेर होते हैं, जो शिकार करने वाले शेर होते हैं, और उसके जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो उनके करिंदे हैं, वो कुत्तों जैसे हो गए, जैसे वो शिकार करने वाले कुत्तों के हो गए, और वो आम जनता के ऊपर जैसे शिकार करते हैं, उनको शिकार की तरह ट्रीट करते। ये गुरु नानक की बात करता हूँ, 1500 साल की बात कर रहा हूँ, और कह रहे हैं कि सब तरफ फाल्सहुड ही फाल्सहुड है। ऐसा समय गुरु नानक ने उस वक्त बयान किया था। तो कभी मैं सोचता हूं, क्या इतने 500 सालों के बाद भी, आजाद होने के बावजूद भी, एक लोकतंत्र होने के बावजूद भी जो हालत हो रही है, ये पहली बात नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, पहले दिल्ली में हुआ, तो एक लड़की को बस में करके उसको फिर फेंक दिया गया, बेचारी मर गई। तो ये बड़े ही दुख की बात है, बहुत ही शोक घटना है। तो इसका क्या समाधान है? हाँ, कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए, उसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन देश के कैरेक्टर को क्या हो रहा है, ये बात सोच के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ और दुख से भर जाता है दिल। और मैं क्या कहूँगा, इमोशनल हो रहा हूँ। एक मासूम बच्ची की जीवन, एक इतनी मासूम बच्ची का जीवन ले लेना। जी बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, अमेरिका से। आप एक बेटी के पिता हैं, और हर बेटी का पिता और माँ किसी न किसी जगत जननी माँ के कोख से पैदा हुआ है, और आज हम सब उस बेटी को अश्रुपूरित नमन कर रहे हैं वायसा मानवता चैनल की ओर से। हर कोई की आंखों में आंसू है। हम आज के इस डिबेट को इसलिए भी रखना चाह रहे हैं, रखे हुए हैं, क्योंकि इस घटना को मेन स्ट्रीम के मीडिया बहुत, आप जानते हैं कि गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन जो घटना स्थल से लौट करके आए हुए हमारी इन माताओं ने, तो जिंदगी क्यों छाड़ दे, जो बहादुरी का काम किया। और आज 5 तारीख है, और ये घटना 1 तारीख को हुई थी, और 4 दिन के अंदर में हमारे लोगों ने, जो भी इस घटना की जानकारी हुई, हर कोई दौड़ा उस पीड़ित परिवार के घर गया, और उन्हें हर तरीके से ढांढस बंधा करके पीड़ित परिवार से मिलकर के आज हम सब
7 साल बाद जाके उन्होंने चारों ਨੂੰ फांसी होगी। 7 साल लगे ने इस चीज में। और ये जेडे कोई एक नाल नहीं होया, कई ये तो पता लग गया किन्ने नु पाके खत्म करने, पानी सूट देने, इधर करने, उन्होंने तो कोई काउंट ही नहीं है। और ये वही जा रहे हैं और बढ़ी जा रहे हैं। मेरे ख्याल से भाटिया साहब के यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, वो भी अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। वो हमारी मिसेस भी कह रही हैं कि बहुत दुख प्रकट कर रही हैं, कह रही थी कि जो दिल्ली में केस हुआ था, वांट से समथिंग। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा से सम, चलो वो कहना चाह रही। हाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। सुन के बहुत ही, मैं बता नहीं सकती कि कितना दिल को दुख हुआ है। इतने मासूम बच्चों के ले रहे और कोई कुछ नहीं कर रहा इसके लिए। हम सब चुप बैठे हैं, कुछ तो करना चाहिए। कब तक ये चलता रहेगा? 7 साल वो पहले जो हुआ था, और कई बच्चे तो जिनका पता भी नहीं ऐसे हुआ। ये तो अच्छा है कि उनको पता लग गया कि ऐसा हुआ और पकड़े गए वो लोग। पकड़ने से क्या हुआ? उस बच्ची की जान तो वापस नहीं आएगी ना जी। इसके लिए तो कोई हल सोचना ही पड़ेगा, और जल्दी सोचना पड़ेगा कि ये हालात बदले। हमारे हालात खराब हो ही जा रहे हैं इंडिया में। मैं और कुछ नहीं कह सकती जी। बहुत शुक्रिया। सबसे दुख की बात जो ये है कि कानून व्यवस्था गरीबों के लिए इतनी महंगी हो गई है और इतना समय लगता है। जैसे उन्होंने कहा कि 7 साल लगे उसका न्याय मिलने में। 7 साल के बाद क्या न्याय है? इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो सबसे बड़ी दुख की बात जो ये है कि भारत की जनता जागरूक नहीं है, वो अत्याचार को देख के चुप रहते हैं। सो ये बात जो है ना, ये बात कैसे होगी हम नहीं जानते। इसका कोई सोल्यूशन क्या है? भारत की जनता को उठना चाहिए अत्याचार के अगेंस्ट खिलाफ। आज एक बच्ची को हुआ है, कल दूसरी बच्ची को हो जाएगा। बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। सो ये बड़े दुख की बात है और बहुत अफसोस है, इतना ही कहूँ। जी बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आप दोनों का, आंटी जी का और आपका इस मार्मिक अपील के लिए। हमारे साथ एमडी मुस्तकीन साहब जुड़े हुए हैं। एमडी मुस्तकीन जी, आप जहां से भी जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आप कहीं लेफ्ट राइट कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी देर रुक करके हमारे देखने सुनने वालों को अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और उस घटना स्थल का आप दौरा किए हैं। एमडी मुस्तकीन जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो मुस्तकीन जी, अपनी आवाज को म्यूट करें, आवाज नहीं आ रही। जी हेलो, आवाज आ रही? दिल्ली में जो घटना स्थल का दौरा किए हैं और आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है, इसमें बहुत सारे राज्यों से और दुनिया के तमाम जगहों से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं लाइव। तो आप वहां घटना स्थल की हकीकत के बारे में जानकारी दें। जी शुक्रिया सर, सभी को मेरा नमस्कार, सलाम और आदाब, सत श्री अकाल। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, लेकिन आप मुझे लगता है वहाँ सब्जी मार्केट में, थोड़ा साइड हो जाएं आप। हाँ, मैं थोड़ा साइड में, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। जी आवाज खूब आ रही है। जी आप थोड़ा साइड होके बात करें, फिर हम आपके पास लौटेंगे। जी बहरहाल हमारे जो साथी हैं वो कहीं दौरे में है, फिल्म मार्केट में है, सब्जी मार्केट में है ऐसा लगता है। तो उनके पास हम दोबारा फिर से लौटेंगे। मैं गायत्री जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। गायत्री जी, आप हमें सुन रही हैं? गायत्री जी, अपनी आवाज को म्यूट करें। गायत्री जी, आपके पास मैं दोबारा इसलिए लौटा हूं क्योंकि आप घटना स्थल पे गए हैं और उनके माता से मिले हैं और वहां घटना स्थल की ताजा हाल के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो वहां पुलिस का और कानून व्यवस्था की क्या है, क्या मामले, मतलब वहां संजीदगी से कार्रवाई किया गया है, या वहां की जो दिल्ली की जो आम जनता है इस घटना को लेकर कितने उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए वहां की जो दिल्ली राज्य का सरकार का जो
रवैया है वो कितना है, इस प्रकाश डालें गायत्री जी। गायत्री जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोले, अपनी बात रखे गायत्री जी। जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें दिल्ली हो या कोई भी स्टेट में हो, कहीं पर भी हो, लड़कियां औरत सेफ तो नहीं है, लेकिन हमें भारत की व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा। हमें खुद ही जागरूक होना होगा, अपनी रक्षा खुद करनी होगी। भारत में आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं, रात हो या दिन हो, ऐसा नहीं है कि रात में ही महिला सेफ नहीं है, दिन में भी सेफ नहीं। और जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसकी सजा, इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए कि आगे लोग सोचे ये सब करते हुए। और उसके जो माता पिता हैं, उनको तो सांत्वना देनी ही चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये अपराध हुआ है, इन अपराधियों को जनता के बीच में ले जाकर के सजा देनी चाहिए, ताकि लोग आगे ये जघन्य अपराध करने से डरें। भारत की व्यवस्था में है ही नहीं, कोई कानून में है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं कि लोग डरे। अगर कुछ कानून में ऐसा होता कि भाई ये काम करने से, ये बुरा अपराध करने से या ये बुरा सोचने से भी, लोग बाहर कंट्री में बुरा सोचने से भी डरते हैं, यहाँ पर तो सोचना छोड़ो, यहाँ कर जानते हैं तब भी नहीं डरते। और कहते हैं ना कि कोई भी चीज है, कोई भी है, इंसान है, उसका अंत शमशान भूमि में जाकर होता है। कभी हम बोलते हैं, कभी कोई हमारे एक विचारधारा है कि कभी भी कुछ बुरा आए मन में, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि शमशान भूमि के आगे से निकले तो हमें एक अच्छा एहसास हो कि हमें अंत में यही आना है। लेकिन यहाँ पर भी लोग, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस टाइम इतना बुरा, उन्होंने सोचा नहीं उनके घर में क्या बेटियां नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उनकी बहनें नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको जनता के बीच में छोड़ देना चाहिए। जनता उनको खुद न्याय दे, उनके माँ बाप को खुद न्याय दे, उनको खुद सजा दे। लेकिन ऐसा कानून यहाँ पर नहीं है। अगर ऐसा कानून यहाँ पर होता तो ऐसा करने से पहले, बुरा सोचने करने से पहले लोग 10 बार 100 बार सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए इस देश की मार्मिक दशा है। और मुझे बहुत दुख है कि ये चीज चलती रहती है, हर 15 दिन बाद, हर 8 दिन बाद ये सब होता रहेगा और होता रहता है। लेकिन न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में उसमें कोई सुधार नहीं है। आज गए हैं केजरीवाल, गए हैं राहुल गांधी, गए हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन बाद भूल जाएंगे सब, हम भी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था है ही नहीं ढंग की। अपने अपने घर में अपने आंसू पहुंचकर बैठ जाएंगे सब, और उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। वो चिल्लाते रहेंगे न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कोई भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है जब तक हम दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। हमें खुद खड़ा होना होगा, खुद उनका मतलब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो यही कहूंगी कि हमें पुलिस, देखो पुलिस ठीक है अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी चाहे जो भी व्यवस्था हो, हमें खुद अपने सड़कों पे आना होगा, आवाज उठानी होगी। और ऐसी चीज कहने को लड़का लड़की बराबर है, ये है वो है, इसको ये मिल गया, कुछ ऐसा दिखने में कुछ नहीं। ये सिर्फ कागज के पन्नों में लिखा है, बाकी दिखने में ऐसा कुछ नहीं है। बाहर आप निकलो, लड़की अनसेफ है, उसको लोग मतलब चलते हुए रात को 7 बजे के बाद में लड़की चलते हुए डरती। तो मैं तो यही कहूंगी कि कानून व्यवस्था में अगर कुछ मतलब उसमें कुछ इजाफा किया जाए तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मेघरा जी, आज की इस मार्मिक घटना को लेकर, उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, इसको लेकर आपने सभी प्रत्यक्षदर्शियों की बात को आपने सुना है। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे मेघरा साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। देखो इसमें जो है ना, ये बलात्कारी जो सिस्टम चल रहा है, इसमें
तो सबसे पहले संस्कृति जो है ना, तो जात पात सबसे बड़ा मेन रोल निभा रही है। जात पात के कारण इंसान के दिमाग में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होती है, जात पात इसकी जड़ है। दूसरा ये संस्कृति मनोवादी संस्कृति है, इसमें बलात्कार को इन्होंने न्याय, मतलब बलात्कार को समझते जैसे को बहुत बड़ा पुण्य मिलता हो, ऐसे दोनों चीज ये प्रॉब्लम खड़ी करती है। तीसरी बात, हम जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो कानून तो यहाँ पर जो चल रहा है उसको को सही अगर मतलब चला दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी हम तो अगर हमारा जब 2024 में हम इसको सिस्टम को चेंज करेंगे, पलटेंगे, 100 महिलाओं के हम ग्रुप बनाएंगे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिले में 100 महिला के, जो भी बलात्कार करता है उसको खत्म करे या फांसी में चढ़ा दे साथ के साथ, ऐसा ऑर्डर उनको दिया जाएगा। 100 महिला के ग्रुप हर इसमें जिले के अंदर तैनात कर देंगे, ताकि कोई बलात्कार करने वाला एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा करूं ना करूं। अगर एक दो को उसे फांसी चढ़ा दे ना साथ के साथ, उसको टंगा दिया वहीं जहाँ पर बलात्कार किया, तो मेरे ख्याल से ये बलात्कार मिनटों सेकंड में बंद हो सकता है। तो इसमें जो है कानून व्यवस्था तो ठीक है, इसको हमें करना पड़ेगा, 2024 तक का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसको सिस्टम को चेंज करेंगे। अरे मनोवादी सरकार जब तक, फिर हम लोग बार बार कहते हैं कि मनोवादी सरकार जब तक भारत में है तब तक बलात्कार किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। इसको सरकार को ही उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तभी यहाँ पर शांति आएगी, नहीं तो ऐसी नहीं शांति आएगी। ऐसे चाहते गुरुओं का जो सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, 2024 तक आप कैसे इंतजार करेंगे, उस तब तक क्या क्या हो जाएगा? नहीं देखो, इसमें क्या है, आपकी बात भी सही है कि 2024, लेकिन अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है ये देखना पड़ेगा ना। अब 2024 का इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हमें इस सिस्टम को चेंज करने के लिए अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम तो मरे अंदर से मरे पड़े हैं, अरे दूसरे कहने का मतलब है पहले ही काफी लेट हो चुके हैं हम। जी गायत्री जी, मेघराज जी की बात को थोड़ी पूरी होने दो। इसका मतलब आप कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, फिर करते हैं इसको, हम जल्दी कर दें, कोई परवाह, ठीक है। थैंक यू अपने इसका मतलब मुझे सोचा होगा सभी महिलाएं सो रही हैं, तो आज पता लगा जाग गई महिलाएं, और जरूर इसके ऊपर हम जल्दी निर्णय लेंगे। महिलाएं सो नहीं रही सर, हमारा सिस्टम सो रहा है, हम सो रहे हैं सर, महिलाएं नहीं सो रही। हेलो हम मुस्तकीम जी के पास जाना चाहेंगे, अपनी आवाज को म्यूट करें। हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार जी। जी आवाज आ रही है आपको? आवाज को म्यूट करें। मुस्तकीम जी अपनी आवाज को म्यूट करें मोबाइल से। हेलो हेलो, हाँ आप बोलें जी। आवाज आ रही है आपको? जी सर, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। जी, एमडी मुस्तकीम। एक्चुअली जैसे कि अभी सभी की मैं बातों को सुना, और सभी ने अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, और ये होना भी चाहिए। मेरी भी जो है भावनाएं हैं उस बच्ची के साथ और उस माँ बाप के साथ, के उनको हिम्मत दे भगवान, उनको ताकत दे सहन करने की। जी, मैं एक्चुअली ये इस घटना के बारे में बताना चाहूँगा। ये घटना जो है संडे शाम की है, 1 अगस्त, रविवार की बात है ये। और ये वीडियो मुझे रविवार को शाम को ही आ गया था। एक्चुअली ये जो वीडियो है, हमारे कुछ ग्रुप हैं, मैं एक्चुअली अपने बारे में बता दूं कि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से वाइस प्रेसिडेंट हूं दिल्ली में, और जुरल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूं। जुरल फाउंडेशन एक्चुअली ये वकीलों का पूरा समूह है, और जिसमें रिटायर्ड जज भी हैं, अप्रॉक्स 100+ इसमें वकील हैं पूरे पैन इंडिया में, जो सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं इसमें। तो सर, ये घटना जब मेरे पास आई तो हमने इस पे संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद सबसे पहले अभी मैंने जो बात सुनी सभी की कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और कानून में अपडेट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, बिल्कुल।
बिल्कुल सही है। अभी एक बहस और हो रही थी कि महिलाएं सोई हुई हैं। महिलाएं नहीं सोई हुई हैं सर। सिस्टम को इस राजनीति ने दबाया हुआ है। जो जुडिशरी है सर, जिसको न्याय देना चाहिए, वहां पॉलिटिक्स काम कर रही है। यही निर्भया का केस था जो कुछ सालों पहले 2014 की बात है, जिस पर बीजेपी ने राजनीति की थी। और आज वो टाइम है जो बीजेपी कह रही है कि इसका जो है राजनीतिकरण ना किया जाए। तो सर मैं कहना ये चाहूंगा कि ये जो मेरे को घटना की जानकारी मिली, जो वीडियो मुझे मिला, उस वीडियो को मैंने पूरा वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद मैंने 2 तारीख को, मंडे को, इस घटना की रिपोर्ट महिला आयोग के पोर्टल पे की। यहाँ महिला आयोग की अध्यक्ष जो है स्वाति मालीवाल जी है, उनको करने के बाद फिर उनके मेल आईडी पे भी मैंने उनको अवगत कराया पूरा इंसिडेंट। मेरे पास सारे प्रूफ है। और मैंने शायद एनजीओ को, अपने कुछ एनजीओ मेरे, उनको शेयर भी किए हैं स्नैपशॉट्स कि ये मेरी कम्युनिकेशन चल रही है। उसके बाद ये घटना की जानकारी मैंने कमिश्नर वेस्ट जोन, दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर वेस्ट जोन से बात की मंडे को मॉर्निंग बात करने के बाद इस घटना के से अवगत कराया और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि सर इस पर कार्रवाई होगी और यकीनन बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा। और इसकी जो कम्युनिकेशन है वो सारी चैट मेरी व्हाट्सएप पे है कमिश्नर साहब के साथ। दूसरा, मेरी डीसीपी से भी बात हुई, डीसीपी वेस्ट उस जोन के, उनका भी मेरे पास कम्युनिकेशन है। उन्होंने भी मुझे भरोसा दिया और वो सारी कम्युनिकेशन होने के बाद फिर हमने महिला आयोग से बात की स्वाति मालीवाल जी के ऑफिस में। स्वाति मालीवाल जी ने वही कंटेंट पूरा लेके उठा के अपने लेटर हेड पे और कंप्लेंट वहां दायर की उस थाने पे। थाने का रिपोर्ट मिलने के बाद, वो रिपोर्ट मिलने के बाद फिर वहां जाके सारी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई। ये जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कांग्रेस के ये नेता और उस पार्टी के, इस पार्टी के, सारी पार्टियों के, बीजेपी को छोड़ के सारी पार्टियों के लोग वहां गए। उन्होंने अपना अपना जो है उनको संवेदनाएं और जो भी है वो किया। लेकिन जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, जो हमें फाइट करनी है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारी कलम की लड़ाई है, जो उसके लिए हक दिलाना है, उसके ऊपर बात नहीं की। उसके लिए कितने लोगों ने कार्रवाई की, कितने लोग वहां खड़े थे। मैं मानता हूं आवाज उठाना चाहिए, लेकिन उस आवाज के साथ साथ हमारे लोग भी आगे आना चाहिए कि सर ये हम कार्रवाई करेंगे और इस कार्रवाई को आगे तक लेके जाएंगे। अभी जो हमने एक मेल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो इनका पुलिस कमिश्नर है, उनको भी मेल किया, उनको पूरा अपडेट किया। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और इस बात से भी अवगत कराया कि इसको पूरा न्याय मिलेगा। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ऐसे अगर और भी लोग हैं, ये घटना पे अगर नजर बनाए हुए हैं, अगर कम्युनिकेशन बराबर कमिश्नर और डीसीपी से है, और इवन ये जो पिटीशन वहां डाली गई है उसमें जो भी उसको, उस बच्ची की साथ हुआ है, उसमें जो धाराएं, जो आर्टिकल है, मैंने उनसे कॉपी भी ली है। उन्होंने जो मुझे आर्टिकल बताया उसमें वो आर्टिकल नहीं लगाए गए जो मैंने उनको दिए, जो मैंने उनको अवगत कराए। ये आर्टिकल होना चाहिए, ये धाराएं लगना चाहिए उस केस पे। उन्होंने 307 को छिपा के रखा, 307 को नहीं लगाया। उन्होंने एक तो और भी आर्टिकल थी, उनको नहीं लगाया, तो वो हाइड करके रखा था। उसके लिए भी मेरी फाइट चल रही है अभी कि आप वो पूरी रिपोर्ट बनाइए, उस रिपोर्ट के साथ एक एडिशनल रिपोर्ट जोड़िए ताकि उस बच्ची को न्याय जल्द से जल्द मिल सके।
अभी हमारी कम्युनिकेशन बराबर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है हमारे साथ है, उनसे बातचीत है, और हमारी कमिश्नर से भी बातचीत है। कल भी हमारी बात हुई, आज भी हमारी बात हुई। तो अभी जो आरोपी हैं, उन आरोपियों को पकड़ा गया है और ट्रायल पे चल रहे हो। ये 4 आरोपी हैं। घटना इस तरह थी कि ये बच्ची मंदिर के सामने ही एक दरगाह पर रहती थी। दरगाह पर माँ बाप भीख मांगा करते थे और ये गरीब परिवार से ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे वहां पे। उसके बाद ये बच्ची डेली ही अपना पानी भरने के लिए आती थी मंदिर पे। मंदिर में अंदर जो एरिया है उसमें मटका वगैरह कुछ रखा है, वहां से वो पानी लेती थी। सेम शेड्यूल था, सेम रूटीन था। यही संडे को भी हुआ। तो संडे को शाम का वक्त था शायद, और उस वक्त में उस बच्ची को उन्होंने अंदर खींच लिया, और खींचने के बाद वहां 2-3 दरिंदा और थे जो मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर थे। उन लोगों ने उस बच्ची के साथ मुंह पे कपड़ा बांधकर, मुंह को दबाकर उसके साथ बारी बारी से घिनौना काम किया। उस बच्ची के साथ ये आधे से 1 घंटे 2 घंटे तक एक्टिविटी हुई है। ये जो जानकारी हमें मिली है, हमारी जो अपनी लीगल टीम है वो गई हुई थी, उसने पूरा विजिट किया, और उसके बाद कमिश्नर हेड ऑफिस भी गई, वहां भी उनसे मुलाकात की कमिश्नर से। तो ये बच्ची के साथ जो हुआ, ये विदिन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर उसको जला भी दिया गया। जब बच्ची बेहोश हो गई 1-1.5 घंटे के बाद, तो उसको आनन फानन में उन्होंने समझा ये बच्ची मर गई। बच्ची बेहोश थी, और बच्ची को बेहोशी की हालत में इन्होंने उसको जलाया। और जलाने के बाद जब काफी देर तक बच्ची नहीं पहुंची है उस दरगाह पे, तो उसकी माँ का हृदय तो विचलित होता ही है। माँ होती है, माँ को तड़प होती है बच्चों की। तो माँ का हृदय इतना विचलित हुआ, तो वो दौड़ती हुई आई। उसको पता था मेरी बच्ची पानी के लिए गई है और पानी भर के अभी तक नहीं लौटी है, क्या कारण है, क्या रीजन है। क्योंकि आजकल की जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें माँ बाप भी इसका अंदाजा लगा ही लेते। तो जब बच्ची को नहीं देखा, वो माँ उसकी चीखी चिल्लाई मंदिर के चारों तरफ, तो कोई आवाज नहीं आई। तो पुजारी निकल कर आया, तो उसने बोला कि वो यहाँ करंट लगने से, कूलर में करंट था और करंट लगने से बच्ची मर गई, और हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। तो पहला सवाल ये, विदाउट परमिशन कैसे हुआ। दूसरा सवाल ये था कि मंदिर में जो कूलर लगा है उसमें कोई करंट ही नहीं था। उसको चेक किया गया, हमारी टीम ने भी चेक किया, लीगल टीम ने, उसमें कोई करंट नहीं था। वो झूठ वहीं से पकड़ा गया। यानी इनकी जो नियत थी उस बच्ची के साथ करने की, गंदी जो जहनियत, जो सोच है, जो आज के मैक्सिमम लोगों की बन चुकी है, और ज्यादा उन लोगों की बन चुकी है जो अपने आप को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा कास्ट समझते हैं, ये उन लोगों की मानसिकता बन चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, ये कुछ जो भी हमारी माताएं और जो भी बहनें जो कह रही थी, बिल्कुल सच कह रही थी कि शायद जो निम्न जाति, नीची जाति को, उसको पैर की धूल और जूती, इस तरह से उनका मानसिकता बनी हुई है। ये है, और ये चीज नहीं जाएगी, क्योंकि सालों तो इनको दिमाग में डाला गया है। और ये मानसिकता आप देखिए कि जो उन्नाव का केस था, उस बेटी का, वो भी दलित जाति की थी। आपने हाथरस का केस भी सुना होगा, कितनी वहां मीडिया लगी रही। सरकार ने उस केस को दबाना चाहा और दबा दिया। कई लोगों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने, कई सोशल एक्टिविस्ट ने वहां जाने की कोशिश की, उनसे नहीं मिलने दिया। उस एरिया को पूरा बैरिकेड कर रखा था, उसको छावनी में तब्दील कर दिया था। तो ऐसे एक केस नहीं है, निर्भया केस भी है। निर्भया केस को तो इसलिए दिला दिया गया अन्याय, क्योंकि वो बीजेपी और ये वो पार्टियां थी, और जो जाति का फर्क था,
और दूसरी बात, जो उन्नाव की बेटी थी उसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ सिवाय मीडिया और जो भी अपोजिशन थी उसके अलावा कोई सरकार ने न्याय नहीं दिया उस केस में। और इस तरह के जैसे भी जो भी केस हुए, क्या आप कोई भी मुझे बता सकते हैं क्या ये रेप के केस ऊंची जाति के अलावा मैक्सिमम क्या आपने सुने किसी ने ओबीसी, किसी एससी, किसी एसटी ने किए? नहीं। मैंने जितने केस में हैंडल करता हूँ, इवन मैं ज्यादातर महिला पे ध्यान दे रहा हूँ, बच्ची को ध्यान देता हूँ, ऐसे इंसिडेंट उन पे बहुत ज्यादा कड़ी नजर रखता हूँ मैं। अभी ये इंसिडेंट जो हुआ संडे को, एक घटना और हुई मंडे में, वो बच्ची की उम्र भी 10 साल है और वो यूपी से, उसका भी मैं फाइट कर रहा हूँ, उस चीज की भी कम्युनिकेशन चल रही है। तो बात यहाँ पर है कि आप कितने उस बच्ची के साथ खड़े हुए हैं और बराबर जो कम्युनिकेशन है वो हमारा कहाँ किन लोगों से चल रहा है। और हमारे साथ क्या जितने भी पार्टी के लोग आए, यहाँ पर दलित पार्टी से भी लोग थे, नेता थे, उनके सपोर्ट में भी थे, कांग्रेस के भी लीडर थे और बहुत सी पार्टियां थी। क्या उनके माँ बाप को 10 लाख रुपया दे दिया, 5 लाख रुपया दे दिया, क्या उनकी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं, वो बेटी को वापस नहीं लाया जा सकता। जो इंसान चला गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता। 10 लाख रुपए देने से केजरीवाल जी ने अपना अलग उन्होंने एक सिंबल बना दिया कि मैंने उसकी बच्ची के माँ बाप को ये दिया, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उसकी सिचुएशन को देखते हुए। क्या ये करने से ऐसी जो मानसिकता वाले अपराधी हैं, क्या उनकी मानसिकता चेंज हो जाएगी? नहीं। जैसे कि अभी ग्रुप में कुछ महिलाओं ने बात की कि कानून चेंज होना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। हमें वो कानून लाना चाहिए, कुछ कानून हमें ऐसे लाना चाहिए जो हमारे गल्फ कंट्रीज में फॉलो होते। क्राइम के ऊपर वहां किसी की हिम्मत नहीं है कोई देख सके किसी को, कोई टच कर सके किसी को, कोई गुनाह कर सके। आपने सुना होगा गल्फ के जो लॉ है, कुछ लॉ मैं बोल रहा हूं, सिर्फ यहाँ पर रेप के और कुछ महिलाओं को लेके जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, और दिन भर जो महिला एक घर से बाहर निकलती है वो कितने आपत्तिजनक वर्ड भी सुनती होगी सुबह से शाम तक। बहुत सी महिलाएं तो बहुत सारी बातें अपने माँ बाप को नहीं बताती होंगी, क्योंकि अगर उन्होंने बताया तो उनका बाहर जाना, ऑफिस जाना शायद बंद ना हो जाए। बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि मैं खुद भी जाता हूं, मैं देखता हूं, मैं घूमता हूं, चीजें चेक करता हूं, समाज पर बड़ी नजर रहती है, बड़ी पैनी नजर से देखता हूं मैं लोगों को, उनकी जहनियत को। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उस बेटी के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, और ऐसी इतनी जो भी बेटियां, जिन बेटियों के साथ हुआ या जिन निर्दोष लोगों के साथ हुआ, मेरी सांत्वना उनके साथ है। मैं वाकई हृदय विदारक था ये, वो जो वीडियो हमने देखा वाकई विचलित करने वाला था, हॉरिबल था। इतना मैं नहीं समझता था कि लोग यहां तक गिर चुके, जैसे हमारे भाटिया साहब ने बोला कि इंसान जानवर से भी ज्यादा बदतर हो चुका है। आज इंसान की वैल्यू नहीं समझ रहा है। जानवर भी अपने कुछ नियम प्रकृति के फॉलो कर लेता है, उनको फॉलो भी करते हैं, जानवर भी फॉलो करते हैं। लेकिन आज इंसान ने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। शर्म आती है कि मुझे बाहर विदेशों से, विदेश की मीडिया से मुझे ये चीजें पहले आती हैं, और हमारे अपने यहाँ का मीडिया, जो ये मीडिया जो मेन स्ट्रीम बैठा हुआ है, इसने ये घटना की जानकारी अभी तक नहीं दी। मुझे शर्म आती है। और मैं धन्यवाद देता हूं सोशल एक्टिविस्ट का, सोशल मीडिया पे जो ये खबरें, जो सही खबरें जो चलाते हैं, पोस्ट करते हैं, मैं वाकई उनका शुक्रगुजार हूं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं आप जैसे लोगों का जो इस वक्त में, इस घड़ी में साथ है और साथ खड़े हैं।
हिम्मत के साथ खड़े हैं, और यही हिम्मत हम लोगों की हिम्मत बन जाती है। हम अपना काम कर रहे हैं, बस ये है कि आप लोगों के हौसले की भी बड़ी जरूरत होती है, आप लोगों की हिम्मत की भी बहुत जरूरत होती है, हमें जज्बे की जरूरत होती है। ये घटना रविवार की शाम को जब आई, वैसे ही हमारी जितनी लीगल टीम है, बहुत सारे ग्रुप जुड़े हैं, तो सारे लोगों ने अपने अपने ग्रुप में वो सारे वीडियो पूरा उसको सर्कुलेट कर दिया था, और मंडे को भी लगे हुए थे उस पे करने के लिए। आप सोचिए, जो वीडियो आया, आने के बाद तुरंत सर्कुलेट हुआ, वो उसको रोका नहीं गया। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं ऐसे साथियों को, ऐसे लोगों को जो बराबर इस घटना को आगे बढ़ाते रहे, जो सभी लोगों के संज्ञान में डाला। ये घटना अगर दबा दी जाती, सर्कुलेट नहीं होती, तो सर मैं सच बोल रहा हूं आपको, ये किसी को जानकारी ही नहीं होती, ये घटना की जानकारी ही नहीं होती कि ऐसा भी कोई केस हुआ था। निर्भया के केस में बड़ा हंगामा हुआ, प्रियंका, डॉक्टर प्रियंका के मामले में बड़ा हंगामा हुआ जो हैदराबाद में हुआ, और देखिए इनकी मतलब राजनीति और इनका दोहरा चरित्र देखिए इन सवर्णों का कि हैदराबाद में जिस गुंडे ने उस प्रियंका को पकड़ा था, तो उसके लिए डिमांड हुई कि ऑन स्पॉट उसको फांसी दी जाए और उसको गोली मारी जाए, और ऐसा ही किया। वहां की सरकार ने ऐसा ही किया, उसको प्लान करके उसको शूट आउट किया। क्या इनके साथ ये करेंगे? क्या इनके साथ ऐसा होगा? नहीं। इनकी मानसिकता हम जानते हैं। जैसे सर आप लोग बात कर रहे हैं, मेरा बड़ा फोकस रहता है कौन कौन सा आप जुड़े हुए, कहाँ से बिलोंग करते हैं। आज के टाइम में वो नजर हो गई है हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम से, हम पूरा नाम जरूर पूछते हैं, ताकि उसकी जो मेंटेलिटी है उसका पता लगाया जा सके कि हमको कितनी बात करनी है और कितनी बात नहीं करनी है इनसे। जी ये सोचो। सर धन्यवाद, मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुस्तकीन जी, बहुत मार्मिक शब्दों में हमारे देश के लाखों करोड़ों बहुसंख्यक समाज के लोगों को आपने इतनी मार्मिक जानकारी दी। हम आपका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आपने इस घटना को कोई नजर रखी। और वहाँ मेरी ये जिम्मेदारी भी है सर, मेरी जिम्मेदारी। प्रशासनिक अधिकारियों को, वहाँ की कमिश्नर को, वहाँ के डीजीपी को आपने इस बात की इत्तला दी, और दिल्ली के हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं ने भी वहाँ जाकर के 1 तारीख और आज 5 तारीख का दिन है, इतनी जल्दी इस बेटी के साथ में इंसाफ दिलाने के लिए आप सब लोग खड़े हुए हैं। और हम आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार इस बात को उठा भी रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। भले ही जो मेन स्ट्रीम की मीडिया, वैसे तो मेन स्ट्रीम की मीडिया से हमारा कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे ऐसे ही बहुसंख्यक समाज के दले दबे कुचले लोगों की आवाज को है ही नहीं। तो बहरहाल हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से आज सब आप लोगों को इनवाइट करके आज की इस मार्मिक घटना को लेकर जो लगातार डिबेट कर रहे हैं, और जन जागृति के लिए हम लोगों ने जो चर्चा की है, मैं दोबारा और भी जो मेहमान हुए हैं उनके पास में थोड़ा सा जाना चाहूंगा। एडवोकेट सिंटू साहू साहब, अभी जो एमडी मुस्तकीन साहब हैं, जो एडवोकेट हैं, उनकी बात को सुन रहे थे आप, तो उनकी इस जो चर्चा को लेकर जिस ढंग से जो दिल्ली सरकार की जो कानून है, जिस ढंग से बहुत दरिंदों ने जो बच्ची की पूरी जो सबूत को मिटा दिया गया, सारे तथ्यों को समाप्त कर दिया गया, इस संदर्भ में आप एक वकील होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? पत्थर डाला हुआ है संतोष साहब। मैं अभी सुना, मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि इस देश में जो कानून की बात आई है, इस देश में आर्थिक असमानता जघन अपराध को जन्म दे रहा है। एक राजस्थान का परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए दिल्ली आ गया। अगर उनके पास उनके गृह ग्राम में जमीन होता, आय के साधन होते, वहां उनको समुचित जीविकोपार्जन की सुविधा मिलती,
तो क्या जरूरत था दिल्ली में? अच्छा से हम लोग दिल्ली में बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, विभिन्न राज्य के लोग मुस्किन जी अपनी आवाज को म्यूट करें, आपको आवाज आ रही है वहां से डिस्टर्ब हो रहा है। मुस्किन जी अपनी आवाज को म्यूट करें। ओके सर, ओके। आवाज आ रही है बाहर से, सॉरी जी। संतोष राव जी अपनी बात रखें। जी, मैं वही कहना चाहता हूं कि इस देश का आर्थिक असमानता जघन अपराध के लिए जिम्मेदार है। एक तरफ एक एक दिन का भोजन, कुछ ऐसे लोग भारत में हो गए कि एक दिन का भोजन हजारों लाखों रुपए उनके भोजन में खर्च हो रहे हैं। अब इसी देश में बहुजनों के पास हजारों लोगों के लिए उनके एक आदमी के बराबर खाने का जो खर्च है वो हजारों लोगों के पास नहीं है। आज जो घटना घटा है रविवार शाम को, वो जो जघन्य अपराध है, जैसा कि मैं सुना, मुझे भी जो जानकारी मिली है कि वो परिवार राजस्थान से दिल्ली आके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सड़क के किनारे तंबू लगा के, तिरपाल बिछा के, प्लास्टिक में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और बताइए क्या हालत है देश का। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात प्रमुखता से उठाना चाहते हैं कि इस देश में किसी भी परिवार के पास कितना धन हो उसका लिमिट बनाया जाए। एक आदमी के एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों फ्लैट हैं, बड़े बड़े महल जैसे मकान बने हुए हैं। अब एक तरफ उनके सामने तंबू तिरपाल बिछाकर सड़क के किनारे लोग, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उस तंबू के नीचे जीवन पूरे परिवार के साथ बिताने को मजबूर है। क्या वो जो महल में रहने वाला आदमी है वो भारत के बाहर जाके धन कमाया और इस देश के सड़कों पे, सड़क के किनारे, फुटपाथों पे, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंड के आसपास हजारों लाखों करोड़ों लोग जो जीवन की बुनियादी सुविधा के लिए जीवन भर तरस रहे हैं, वो लोग क्या भारत के लोग नहीं है? उनके बाप दादे इस देश के प्रगति और विकास और इस देश की लड़ाई और इस देश की आजादी में योगदान नहीं दिए थे? आखिर इतनी बड़ी विषमता कब तक चलेगी देश में? इस देश में कुछ ऐसे चुने हुए मनुवादी लोग हैं जो समस्त संसाधनों में कब्जा करके बैठे हैं और बहुत उनका जो धन है वो बहुजनों को तकलीफ दे रहा है, वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये कहने की बात नहीं है। हमारा आदमी, हमारा इस देश का मूल निवासी, उनके महल, उनके मकान के पास खड़े हो जाए तो कुत्तों से बदतर व्यवहार किया जा रहा है। क्या एक देश में दो देश बन गया है? क्या एक देश में दो कानून लागू हो गया है? दिखाई तो व्यवहार में वैसे ही दिखाई पड़ रहा है कि देश में लोग जो जायज नाजायज तरीके से बेशुमार दौलत इकट्ठा कर लिए हैं और वो लोग उनका हालत आप देखिए। हमारे लोग शहर, कोई भी महानगर के जब आप जाए तो देखें कि उसके शुरुआत में और उसके अंतिम छोर में दोनों तरफ हजारों लाखों लोग उनके शहरों के निकले हुए गटर के पानी से हमारे बच्चे नहा रहे हैं। उसी गटर के पानी को पीने को भी बस है। उनके मल मूत्र जहां बह रहे हैं वहीं हम अपना जिंदगी ढूंढ रहे हैं। ये क्या है देश में? तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में डरने की बात नहीं है। कानून, संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए हम अगर कुछ ना भी कर पाए, ये जो आंखों से हम देख रहे हैं उसे हमें बोलने का अधिकार है और बोलना चाहिए। हम मौन नहीं रह सकते। ये धन, जो बेशुमार धन मिलावट करके लोग इकट्ठा कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, देश के लाखों करोड़ों का हक मार के अपना उपयोग कर रहे हैं और ये धन कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के सुख शांति में बाधा पहुंचा रहा है। मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जघन अपराध जो घटित हुआ है, ये शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल या धार्मिक अल्पसंख्यक का सवाल नहीं है। इस देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? चारों तरफ महिलाओं के अंदर भय व्याप्त है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हमारी भी बहनें हैं। अब मैं वही कल्पना कर रहा था अभी बात सुन के कि हमारी बेटियां हैं, अगर उनके साथ हो, वो भी बेटी हमारी है,
हमारे घर की बेटी हमारी बेटी के साथ घटना अगर घट जाए और वो बाप के पास हम अपने को रखे, मैं सोच रहा था पूरा रोम सिहर उठा। तो माननीय जगदीश जी, मैं इस मौके में कहना चाहता हूं कि ऐसे असामाजिक दरिंदे लोगों के लिए भारत सरकार संज्ञान ले और त्वरित कार्रवाई, उन्हें सख्त सजा अधिकतम 15 से 20 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से दिया जाए, ताकि लोगों में कानून का डर पैदा हो और इस देश में अमन चैन खुशहाली और हमारी माता बहनें बेटियां सुरक्षित में रहें और सुरक्षित अपने आप में महसूस करें। संतोष जी बहुत की शुक्रिया बात से संतोष साहू साहब जी। संतोष मैं भाई आज इस की कार्यक्रम बात की से सहमत समाप्ति हूँ। की ओर जाना चाहूंगा और एक एक मिनट में सभी का कमेंट लेकर हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बहरहाल एमडी मुस्कीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैंने संतोष साहब की सब बात को सुना, सारी बातें उनकी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और सभी की बातों को सुना मैंने। संतोष जी ने एक बात कहा, बात महिलाओं की है, बिल्कुल सही है, बात महिलाओं की है। लेकिन एक बात यह है कि संतोष साहब ने कहा कि इसमें ओबीसी और वो एससी और ये, सर संतोष साहब से कहना चाहूंगा और मैं सभी अपने साथियों से कि जो हमने एनालिसिस किया अभी तक, डेटा जो निकाला है ना पिछले 40-50 साल का, उसमें जो कैलकुलेशन हमने देखी है, मोस्ट ऑफली जो अत्याचार हुआ है वो दलित पे ही हुआ है सबसे ज्यादा। मैं बात महिलाओं की भी कर रहा हूँ कि महिलाएं हैं उसमें, लेकिन ज्यादातर जो चीजें हुई हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार लोगों ने किए हैं। मैं बात वो कर रहा हूँ, मैंने ये कहा इसलिए, लेकिन हाँ महिला है, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सवर्ण हो, लेकिन महिला है। हमने उसके लिए अपना संवेदनाएं व्यक्त की और ये संवेदनाओं के साथ साथ इसी तरह से बिल्कुल एक साथ हमको खड़े रहना है जहां जरूरत हो। अभी मैं सर एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा लगा कि आपने एक कॉन्फ्रेंस की, वीडियो कॉल हुई, इसमें बड़ा अच्छा जी। बहरहाल मुस्कीन जी हमारे साथ जी, वाले टाइम में हम एक दूसरे से कनेक्ट रहे, इसी तरह से और हम एक खड़े। धन्यवाद और सभी जिन लोगों ने बातों सुना, और धन्यवाद कहना चाहूंगा सर आपका भी जी। बहुत शुक्रिया मुस्किन जी। हम आपके पास फिर और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे जुड़ेंगे। हमारे साथ गायत्री जी जुड़ी हुए हैं लास्ट कमेंट के लिए। गायत्री जी अपने आप को इवेंट करें। गायत्री जी अपनी आवाज इवेंट करें। गायत्री जी आज के इस महत्वपूर्ण विषय में अपनी लास्ट कमेंट दें। मैं लास्ट में कमेंट्स यही देना चाहूंगी कि आधुनिकता की चादर ओढ़ने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। कि नाम के पुजारी हैं, नाम के पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे अच्छे की उम्मीद करना कमी है। और बाकी दिल में किसकी मानसिकता क्या चल रही है ये पता नहीं है। मैं तो यही लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि पढ़ने लिखने से या ये सब चीजों से कुछ नहीं होगा, हमें आवाज उठानी होगी। और आखिर क्यों दलित के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों नीची जातों के साथ ही क्यों ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें सोचना होगा। कानून में फेरबदल तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और अंत में मैं उस बेटी के लिए अपनी विनम्रता से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी और उसके माँ बाप को ये दुख सहने की शक्ति ये मैं चाहूंगी। बस दिल तो दुखी है। बहुत शुक्रिया गायत्री जी। संतोष साहू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट में कहें। मैं जो बातें अभी सुना, मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ। सभी बातों को सुनने के बाद जो मुझे समझ में आया है, जो मुझे ज्ञात है, इस देश में ये बात सच है कि शेड्यूल कास्ट
और माइनॉरिटी के ऊपर अभी हाल के 5-10 वर्षों में जो जो अपराध एकदम से बाढ़ आ गया अपराध की संख्या में, ये बिल्कुल सही है और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी लगातार देश में जो भी जघन्य अपराध, बिल्कुल विभत्स जितने भी अपराध हुए हैं, उसमें प्रमुखता से शेड्यूल कास्ट के लोग शिकार हुए हैं। और शेड्यूल कास्ट के लोग शिकार हुए हैं, इसके जड़ में इस देश की आर्थिक संसाधन और सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। आज एक तरफ हजारों एकड़ जमीन है अपर कास्ट ब्राह्मणवादी मनुवादियों के पास, हजारों एकड़ आप सर्वे कर सकते हैं, और इस देश में शेड्यूल कास्ट के पास अपना खुद का 5 डिसमिल अपने मकान वो बना के इज्जत से रह सके, ये भी सुविधा नहीं है। भारत सरकार को इस देश के असमान जमीन के ऊपर कानून बनाना चाहिए और ये बने, ऐसी हम आपके वाइस मानवता चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी। रोशनी जी, लास्ट कमेंट। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जहाँ ये लिखा होता है कि ये मुक्ति का द्वार है, हर इंसान की इच्छाएं वहां जाके बदल जाती हैं। हर मुर्दे के साथ जाने वाला अपने आप को वहां शांत करके ये सोच लेता है कि ये मेरी लास्ट मंजिल है, मगर इसके अंदर रहने वाले लोगों ने जो दरिद्रता करी है, जो हबस अपनी पूरी करी है उस बच्ची के साथ में, इससे घिनौना कुछ और हो नहीं सकता। जितनी वहां की पुलिस थी वो सब उन लोगों की साइड ही हो गई थी। उन्होंने हमेशा उन्हीं का साथ दिया, किसी दलित का साथ नहीं दिया है। ये तो लोग अभी संडे के दिन जबरदस्त वहां पर महामारी होगी, क्योंकि सब लोगों ने, जितने भी दलित हैं, ओबीसी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, सब वहां पर धरना देंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे। ये न्याय चाहिए, वो एक बेटी की नहीं, पूरे भारत की बेटी की समस्या है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों, हमारे जो देश का न्याय है वो कभी मिलता ही नहीं है। ये सब बड़े लोगों के लिए बना है, अमीर लोगों के लिए बना है, दलित के लिए कुछ नहीं है। जो भी घटनाएं घटती हैं दलित की बेटियों के साथ, दलित की औरतों के साथ, गरीब मजदूरों के साथ, किसी बड़े के साथ ये घटनाएं नहीं होती हैं। जी, हम उनके माँ बाप बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने जी मैं जमुना रावत जी के पास जाना चाहूंगा। जमुना रावत जी, अपने लास्ट कमेंट दें जी। अपनी आवाज को म्यूट करें। सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिसने भी काम किया है, जो लोग पकड़े रहे उनको तो सिर्फ गोली मार दो बस। आखिरी कानून यही होना चाहिए। जब तक सर कानून तगड़ा नहीं होगा हमारे देश का, तो सबसे पहले जनता का कानून होगा। किसी के साथ भी घटना घटती है तो इसको सिर्फ शूट आउट कर दो, आखिरी फैसला मेरा सही है। जब तक सरकार तो फायर दबा देती है या तो होता ही नहीं है, और हमारा देश का जो कानून है बहुत कमजोर है। हम तो यही कहेंगे कि जनता के हवाले कर दो, आखिरी न्याय हमारा। जी जमुना जी, आपका लास्ट कमेंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा समय इजाजत नहीं देता है। मैं भाटिया जी के पास लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? जी हाँ, भाटिया जी, बहुत कुछ कह चुका है, सभी ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब तक भारत की सारी जनता अन्याय के खिलाफ खड़ी नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ओबीसी और एसटी की बात ही है, ये शायद देश की बात है। सबके लिए ये लेसन होना चाहिए कि हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम अन्याय के अगेंस्ट खड़े होकर आवाज दें। साहू जी ने कहा जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, वो नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन कम से कम न्याय जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो किसी राजनीति के अधीन में नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा न्याय नहीं हो पाएगा। और न्याय जो है उसमें टाइम लिमिट होना चाहिए। कोई ऐसा केस है तो उसको जल्दी निपटाना चाहिए। सालों साल फाइलें आगे पीछे होती रहती हैं, वकील आपस में आर्ग्यू करते रहते हैं, कोई एक तरफ बोलता है कोई दूसरी तरफ बोलता है, बेतहाशा पैसा चाहिए। ये कोई न्याय नहीं है। ये न्याय सिस्टम जो है ये फेलियर है। तो
न्याय जैसे आपने कहा, ऐसे दरिंदों को उसी वक्त सख्त सजा देनी चाहिए, तभी न्याय होगा। जब इतने सालों के बाद किसी को होगी, को फांसी हो गई या जेल होगी, तो क्या मिलेगा जो जिन्होंने ये दुख सहा है। तो ये सब बातें ही सब ने ठीक कही हैं, और ये सब होना चाहिए, सोशल जस्टिस और इम्पार्शियल जस्टिस, जो किसी अधीन ना हो, और जो समय की जो पाबंदी होनी चाहिए न्याय में, क्योंकि सालों साल केस चलते रहने से ये कोई न्याय नहीं हो सकता। पता नहीं कितने कितने केस पड़े हुए हैं अदालतों में, उनके फैसले कभी होते ही नहीं, सालों साल निकल जाते हैं। तो ये बड़ा ही एक सिस्टम जो है सब फेलियर है, मैं तो यही समझता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने और आंटी जी ने मिलकर के हमारी उस बेटी के लिए आप लोगों ने आंसू बहाए हैं, और सभी दर्शकों ने अपनी मार्मिक अपील के साथ आज के इस डिबेट में हिस्सा लिया, और उस बेटी के साथ आप लोगों ने अपनी आंसू के साथ इस गंभीर चर्चा को, इस दरिंदगी वाली घटना को लेकर हम सबके दिलों में, सबके परिवारों में ये दुख है, दर्द है। हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और इस चर्चा में सब लोगों ने जो भाटिया मतलब साथ दिए, जसबीर भाटिया साहब का अमेरिका से, आंटी जी का, एमडी मुस्तकीन जी का, गायत्री रानी जी का, रोशनी जी का, संतोष बंसल जी का, संतोष साहू जी का, जमुना रावत जी का, और हमारे चैनल के सीओ मेघराज जी का, हम सभी साथियों का आभार प्रदर्शन करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण विषय में आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर उस बच्ची के लिए, उस दरिंदों के लिए जो हम लोगों ने जो इंसाफ की मांग की है, हम वाहिगुरु जी से ऐसे जल्लादों और ऐसे दरिंदों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वाहिगुरु इनको सजा दे। और इन्हीं अपील के साथ में उस बच्ची को हम नमन करते हैं, वाहिगुरु जी से कृपा करेंगे कि उस बेटी को अपने चरणों में स्थान दे। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।